अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, आजकल महंगाई ने तकरीबन हर घर को मुतासर किया है। अगर हम बाज़ार जाएँ तो हर चीज़ पहले से ही हमें महंगी नज़र आती है और घर का बजट बनाते हुए इंसान को बार बार हिसाब लगाना पड़ता है। लेकिन हमारे दरमियान कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खामोशी से हर मुश्किल का सामना कर रहे हैं। ना वो अपनी परेशानी किसी को बताते हैं, ना किसी से मदद मांगते हैं और अपनी इज़्ज़त नफ्स और ख़ुददारी के साथ ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, चाहे अंदर ही अंदर कितनी ही परेशानियाँ क्यों ना हो। ऐसे लोग अक्सर हमारे बहुत करीब होते हैं, लेकिन चूँकि वो कभी अपनी ज़रूरत ज़बान पर नहीं लाते, इसलिए इनकी मुश्किलात हमें नज़र नहीं आती। ऐसे वक्त में हमें चाहिए कि इनकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस ना पहुंचाए, बग़ैर इनकी मदद करें। अगर राशन देना हो तो खामोशी से उनके घर पहुंचा दें और अगर किसी बच्चे की फ़ीस अदा कर सकते हैं तो बिना नाम ज़ाहिर किए कर दें और अगर किसी के घर में कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है तो तोहफ़े की सूरत में दे दें, ताकि सामने वाले को कभी ये एहसास भी ना हो कि इस पर एहसान किया जा रहा है। और अगर माली मदद करना मुमकिन ना हो तो भी बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे किसी के लिए रोज़गार का ज़रिया बन जाए, हो सके तो किसी की अच्छी जगह सिफारिश कर दें, किसी के छोटे कारोबार से ख़रीदारी कर लें। क्योंकि याद रखें, जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी जो सबसे बड़ी दौलत है वो उनकी खुददारी होती है। तो उनकी मदद भी करें तो ऐसे अंदाज में करें कि उनका सर ना झुके, क्योंकि असल नेकी वही है जो ज़रूरत भी पूरी करे, दिल भी ना दुखाए और इज़्ज़त भी कायम रखे। तो इसी खूबसूरत मैसेज के साथ हम आज के शो का आगाज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कि आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां साइंस फिक्शन जो फिल्म्स हैं उनकी कहानियां हमारी रोज़मर्रा की हकीकत बन चुकी है। एआई ने बहुत खामोशी से हमारी ज़िंदगियों का जो रुख है वो बदल दिया है, चाहे वो हमारी एजुकेशन हो, हमारा ऑफिस हो या हमारे सोचने समझने का अंदाज़ हो। लेकिन इस तेज़ रफ्तारी के साथ कई संजीदा सवालात भी जन्म ले रहे हैं कि क्या एआई हमारी सहूलत के लिए है या ये हमें बेकार करने आ रहा है। इस डिजिटल इनकलाब में हम अपनी इंसानी शनाख्त और क्रिएटिविटी स्किल्स को कैसे ज़िंदा रख सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं रज़ा उर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाहौर न्यूज़ का आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। ये वेलकम। अच्छा सर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हम देखते हैं हर शोबे में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं और एआई डिपेंडेंसी को आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है किस हद तक इसका इस्तेमाल होना चाहिए? एआई इंटेलिजेंस जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे जानी जा रही है, ये आसानियाँ तो इससे बहुत सारी पैदा हो रही हैं और जिन लोगों को इसको इस्तेमाल ठीक करना आता है अपने बिज़नेस पे, अपने स्टडीज़ में, अपने घरों में, अपने जॉब्स में, इसको सही तरह इम्प्लीमेंट कर लेंगे वो तो इससे बहुत बेनिफिशरी इसके होंगे। और जो इसको शायद कॉपी पेस्ट कर लें और एज़ इट इज़ इसको फॉलो करना शुरू कर दें और जो इनके ग़ुलाम बन जाएं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ग़ुलाम बन जाएंगे, वो नुकसान उठाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक हमारे लिए असिस्टेंट की हैसियत रखता है। जो कामयाब लोग चाहें तो इसको अपना असिस्टेंट बना लें और जो लोग कामयाब नहीं होना चाहते या जो इसको अपना उस्ताद बना लेंगे या अपना हेड बना लेंगे, वो इससे नुकसान उठाएंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हम देखते हैं कि कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इस पे। हालांकि मुझे लगता है कि आपका अपना दिमाग है, उसमें जितनी पावर है वो किसी रोबोट या एआई में नहीं है। और आप दिमाग एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना इस्तेमाल करेंगे ना, आपके स्किल्स उतने ज़्यादा पॉलिश होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल लोग सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डालते हैं या एक कमांड देते हैं एआई को और हर चीज़ उससे बना लेते हैं। तो आपको लगता है कि ये चीज़ सही है करना, 100% एआई पे डिपेंडेंट करना और ख़ुद से ना सोचना, ख़ुद से आइडियाज़ ना जनरेट करना? नूर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना एक पावर बूस्टर है आपके ब्रेन के लिए। ये आपके ब्रेन के लिए पावर बूस्टर है, यानी इटसेल्फ ये ब्रेन नहीं है, ना उतनी ये सलाहियत रखता है। तो आपके ब्रेन को ये पावर दे सकता है, ताकत दे सकता है। तो इससे कुछ आइडियाज़ लिए जा सकते हैं, कुछ चीज़ें ली जा सकती हैं जो आपने अपने ब्रेन को देनी है और उसने उसको अप्लाई करके एक डिसाइड करना है, एक डिसीजन लेना है या कोई चीज़ क्रिएट करनी है। तो इसके ऊपर पूरी डिपेंडेंसी मेरा ख्याल है कि वो ना तो ये उस मॉडल के लिए बना है, ना ये उसके लिए बना है, ना ये कर सकता है। और अगर आप इससे करवाएंगे तो आप नुकसान उठाएंगे, आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि ये इंसान के लिए बना है, आपकी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए बना है। आपका मावन हो सकता है, आपका ग़ुलाम हो सकता है, आप इसको अपने
जो बिज़नेस है, आपकी स्टडीज़ हैं, आपका कोई काम है, जॉब है, उसमें इसका कुछ पार्ट कहीं ना कहीं आप इसको इनकैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने ना फ़ोन में इसको डाउनलोड किया हुआ है और उन कोई लिमिट नहीं है कि वो किस हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनसे बातें भी कर रहे हैं। एक उनका बच्चे तो आके हमें बताते हैं कि भाई हमारी तो दोस्ती हो गई है, चैट जीपीटी हमारा बेस्ट फ्रेंड है, इस तरह की बातें करते हैं जो कि स्केरी है। मतलब आई फील लाइक दिस इज़ स्केरी। मुझे नहीं पता लोगों को ने इसको नॉर्मलाइज़ क्यों कर दिया, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत स्केरी है, बिकॉज इससे उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। देखिए, जो भी दुनिया में टूल बनते हैं ना, उसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। ये डिपेंड मेरे पे करेगा या इंसान पे करता है, वो उसके फ़ायदे लेना चाहता है या उससे नुकसान लेता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि बच्चे इससे कम्युनिकेट कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं और कोई चीज़ बनवा लेते हैं, से कि कोई आप ड्राइंग बनवा लेते हैं, कोई आप प्रेजेंटेशन बनवा लेते हैं, कोई पिक्चर बनवा लेते हैं, इमेज बनवा लेते हैं, तो अब इसमें कमांड तो फिर इंसान ने देनी है, उस बच्चे ने कमांड देनी है कि आपने मेरे लिए ये बनाना है और ऐसा बनाना है। जब वो अपना प्रपोज़ल आपको बना के देगा तो रीचेक आपने करना है, आपने उसके अंदर करेक्शंस आपने करनी है, आपने इम्प्रूवमेंट आपने सजेस्ट करनी है, तो फिर वो एक फ़ाइनल प्रोडक्ट जो आपको बना के देता है वो कारआमद हो सकती है। आज ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है कि ये चीज़ें आप इनसे बनवा सकते हैं, बच्चे अपनी लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरों के बिज़नेस पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के बिज़नेस पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि कर रहे हैं और इसके फ़ायदे ले रहे हैं। अब आप चाहें तो इसका नेगेटिव फ़ायदा भी यानी नुकसान भी ले सकते हैं। जैसे आप इनसे टोटल कॉपी पेस्ट करवा लें कोई चीज़, अपनी प्रेजेंटेशन करवा लें, अपना होमवर्क करवा लें, इम्तिहानी कोई आपके पास क्वेश्चनर आया हुआ है वो करवा लें, तो ये आपके लिए नुकसानदेह। बिल्कुल ऐसे ही कज़र साहब, क्योंकि हम इसी हवाले से बात करें, पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो अवाम है ना, उसके लिए काफ़ी मुश्किल आता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी पीक पे है, फिर इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है। तो ये जो दौर है, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बेसिक एजुकेशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है। तो अगर कोई इंसान पढ़ रहा है बहुत मुश्किल से और वो चाहता है कि वो अपने स्किल्स को पॉलिश करे या एआई को इस्तेमाल करके वो कुछ अपना स्टार्टअप करे, तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे या आप कैसे इस हवाले से अवेयर करेंगे लोगों को कि चीज़ें थोड़ी सी आसान भी हो गई? नूर सहर, देखिए अभी चंद दिन पहले, 4 दिन पहले या 5 दिन पहले पाकिस्तान सर्विसेज के नाम से एक अदारा है जिन्होंने अपना डाटा शेयर किया है कि पाकिस्तान में तकरीबन 26 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, जो पढ़ता ही नहीं है, जो बिल्कुल ABC भी नहीं पढ़ा और आगे भी नहीं पढ़ रहा, और वो बिल्कुल इसी तरह आगे तैयार होता जा रहा है, जिसके जहन ग्रो नहीं कर सकेंगे, जिनके दिमाग में कोई नॉलेज नहीं आ सकेगा, इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकेगी। वो गरीब पैदा हुए थे, गरीब रहे हैं और गरीब ही रहेंगे, यानी ये इसकी डेफिनेशन ये बनती है। तो ये वो बच्चे हैं जिनकी टेक केयर गवर्नमेंट ने करनी है, और गवर्नमेंट के पास इस वक्त ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि AI आपके पास आ गई है। AI आपके पास भी है, मेरे पास भी है, हर एक के पास है, गवर्नमेंट के पास भी AI है। तो गवर्नमेंट AI के ज़रिए बच्चों को बड़ी आसानी से पढ़ा सकती है। गवर्नमेंट हर साल बच्चों को एक लैपटॉप देती है जी, जो ज़हीन बच्चे हैं ना, उनको एक लैपटॉप देती है, जिसकी कॉस्ट अंदाज़न मेरा ख्याल है कि 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान होती है। तो जब आप बच्चों को AI पे शिफ्ट करेंगे तो 1000 बच्चा 1 लाख में पढ़ सकता है। अब आप फैसला कर लें कि आपने एक बच्चे को लैपटॉप देना है कि 1000 बच्चे को तालीम देनी है, बस ये इतना सा फैसला करना है गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट ने ये डाटाबेस, अगर सेम डाटाबेस जो मैंने आपको पेश किया है, चैट GPT को दे दें, आप क्लॉड को दे दें, किसी और को दे दें, किसी भी AI को दे दें, वो आपको एक्सट्रैक्ट कर देगा कि नहीं जी, आप बच्चों को लैपटॉप ना दें, आप बच्चों को 1000 बच्चों को पढ़ा दें, ABC पढ़ा दें 1000 बच्चों को AI की मदद से। तो ये इतना सिंपल, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना आसान है। अब ये इम्प्लीमेंट करना, इसके फ़ायदे लेना, उन बच्चों को पहुँचाना, ये गवर्नमेंट का, ये आम लोगों का, यानी हम सब का, एज अ सोसाइटी हम सब का फ़र्ज़ बनता है, और हमें भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, जब हम किसी भी AI टूल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो जैसे आपने कहा हम उनसे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन 100% हमें उन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। जैसे हम उनसे लिंक्स ले सकते हैं, हमें कोई रिसर्च पेपर चाहिए, हमें नहीं मिल रहा, तो हम आराम से उसको कह सकते हैं हमें फ़लाँ फ़लाँ का रिसर्च पेपर चाहिए, फिर हम बाद में ख़ुद उस पर लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं सॉरी। लेकिन हम देखते हैं कि जो इस्तेमाल करने बैठता है ना, वो पूरा मतलब हर चीज़ उसने AI से पूछनी है। इवन वो कहेगा इसको रिफ्रेश करो, इसको ह्यूमनाइज़ करो, ह्यूमनाइज़ करने का भी वो उसको कह देता है। अब हम जब स्कूल में थे तो मुझे अच्छे से याद है, हमारी जो स्पोकन इंग्लिश की टीचर थी, जो हमारी लिटरेचर की टीचर थी, वो हम फुल स्टॉप, कॉमाज, ये चीज़ें नहीं लगाते थे तो हमारे मार्क्स कटते थे। और आज हम अभी भी मुझे आदत है कॉमाज और
फुल स्टॉप वगैरह ये सब कुछ यूज़ करने की, तो लोगों को लगता है ये AI से लिखवाया हुआ है। मतलब अगर हम ये चीज़ें अब इस्तेमाल करते हैं, मैं तो काट देती हूँ ना ताकि लोगों को ना लगे कि AI से लिखवाया हुआ है, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं लोग पूरी तरह से इस पर डिपेंडेंट है और उनके अपने स्किल्स बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो हम कैसे आप इस हवाले से लोगों को कहेंगे कि वो तफरीक करें कि AI पे वो डिपेंडेंट ना हो बल्कि उससे हेल्प लें? लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये आपके जो मेरा जो भी लेवल है, मुझे आप स्किल करने के लिए बनाया गया है कि यानी फ़र्ज़ करें मैं ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे मास्टर्स लेवल पे या PhD लेवल का नॉलेज लेने के लिए AI बहुत हेल्प कर सकता है, ये मेरी हेल्प कर सकता है। लेकिन जो अगर फ़र्ज़ करेंगे मैं सारा डिपेंडेंट इसके ऊपर हो जाऊँ, तो ये मेरा ख्याल है कि गलती भी है और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए आगे जाके नुकसानदेह होगी, क्योंकि इसको AI को ये नहीं मालूम कि मेरे हालात क्या हैं, मैं बिज़नेस कौन सा कर रहा हूँ, मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ, मेरे बच्चों का ट्रेंड्स क्या हैं, उनके माइंडसेट्स क्या हैं, वहाँ के लोगों के क्या सेट्स हैं, वहाँ के पेरेंट्स के क्या माइंडसेट्स हैं और मेरी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। ये सारी चीज़ों को क्लब नहीं कर सकता, ये क्लब मैं करूँगा, ये मैं इससे हेल्प लूँगा, ये मुझे हेल्प करेगा और मैं उन तमाम चीज़ों को क्लब करके, चाहे मैं बिज़नेस चला रहा हूँ मैं उसमें इम्प्लीमेंट करूँगा, चाहे मैं जॉब कर रहा हूँ मैं उसमें इम्प्लीमेंट करूँगा, चाहे मैं पढ़ रहा हूँ मैं उस पर इम्प्लीमेंट करूँगा। इसकी मैं हेल्प ले सकता हूँ, ये मेरा हेल्पर है, ये मेरे ब्रेन का बूस्टर है, उसको बूस्ट कर सकता है। लेकिन अगर मैं डिपेंडेंट हो जाऊँ इसके ऊपर, तो ये तो बहुत सारे ऐसे गलत फैसले कर देगा जो मेरे हालात से, मेरे वाक़यात से तशबीह नहीं रखते होंगे और वो मुझे उसमें नुकसान और हम देखते हैं बहुत सी चीज़ें उससे वो सिर्फ एग्री कर रहा होता है, वो यस कह रहा होता है, फिर जब हम उसको बताते हैं फिर वो नो कर रहा होता है। मतलब वो सही चीज़ नहीं है। और आपने जैसे बात की कि अवेयरनेस इस हवाले से मुझे लगता है कि फैलाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और वो इस पर 100% डिपेंडेंट, अपनी असाइनमेंट्स इससे करवा रहे हैं, होमवर्क इससे करवा रहे हैं। तो हम इसी हवाले से बात कर रहे थे कि AI का जो यूज़ है वो किस तरह करना है, और इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है रज़ा उर रहमान साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि खाना सिर्फ हमारी ज़रूरत या जायका ही नहीं बल्कि हमारी सेहत का ज़ामिन भी है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कभी कभी यही खाना जो हमारी तवानाई का ज़रिया बनता है किसी के लिए एलर्जी या शदीद तकलीफ़ की वजह भी बन सकता है। फ़ूड एलर्जी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमारे यहाँ जो मालूमात है उसकी शदीद कमी है। अक्सर लोग इसे मामूली ख़राबी समझकर इग्नोर कर देते हैं, जबकि वक्त पर इसकी तशख़ीस ना होना इंतहाई ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। अंडे से, मछली से या अक्सर लोगों को डेयरी या मुख्तलिफ नट्स उनसे एलर्जी होती है। तो आखिर कौन सी खुराक किसके लिए एलर्जी का बायस बन सकती है और इससे बचाव की तदाबीर क्या हैं, इसी इंतहाई अहम टॉपिक पर आज बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, हिबा उस्मान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हिबा, सबसे पहले तो बताएं कि ये फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस ये दोनों डिफरेंट हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा, फूड इंटॉलरेंस का मतलब ये है कि आपकी बॉडी जब वो कोई चीज़ आप खा रहे हैं उसके बाद आपका पेट ख़राब हो रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, तो यानी कि वो जो फूड है वो चाहे जो भी हो, वो वीट हो, जैसे वीट इंटॉलरेंस होते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, तो वो अगर दूध से बनी हुई कोई चीज़ खाते हैं या वीट जिसमें ग्लूटन होता है वो चीज़ कोई खाते हैं तो उनको लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, डायरिया स्टार्ट हो जाता है, उनके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाती है। ये है फूड इंटॉलरेंस। फूड एलर्जी क्या है? फूड एलर्जी इज़ अनएक्सपेक्टेड। आपको नहीं पता आपको किस चीज़ से एलर्जी हो जाएगी और किस चीज़ से हुई है वो यानी कि आपको सडनली आपकी बॉडी पर रैशेस होने लग जाएंगे, आपको जो है ना ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको एकदम से आपको जो है ना सांस बंद होने लग जाएगा, किसी को तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो जाती है। ये इंस्टेंट आपको जो है ना किसी फूड खाने से एकदम से आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया, हमारा इम्यून सिस्टम ने जो बाहर से एंटीजन आई है कोई प्रोटीन, उसके वो कुछ ऐसी थी जिसके अगेंस्ट उसने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन जब उसने काम किया तो आपकी बॉडी क्या हो गया, आपकी बॉडी किसी न किसी एलर्जेंस में तब्दील हो गई है। और जब वो फूड एलर्जेंस आपकी बॉडी में हाइव्स की सूरत में, जिसको धरप्पड़ कहते हैं, वो भी आपकी बॉडी में निकले। अब ये आपको नहीं पता, दुनिया भर की रिसर्च हो चुकी है, लेकिन जो फूड एलर्जेंस पे काम हो रहा है वो ये है कि जब तक आपको खुद अपनी बॉडी से वो फूड एलिमिनेट करने हैं जिससे आपकी बॉडी रिएक्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल, आपने पूरा अपना एक हफ्ते का मेन्यू देखना है, जिस दिन आपको ये एलर्जेंस हुए हैं उससे पिछले 4-5 दिन आपने क्या ऐसा खाया है, कौन सा फूड ऐसा किया है, कौन सी चीज़ ऐसे बाहर से खाई है, वो फूड आपने डायग्नोज खुद करना है। जब तक आप अपने फूड एलर्जेंस को खुद डायग्नोज नहीं
नहीं कर पाएंगे टू एलिमिनेट द थिंग्स जो आप ले रहे हैं अपने फूड आइटम्स में से, तभी आपको पता चल सकता है। आपको पता है सालों गुजर जाते हैं, इतने इतने टाइम तक लोगों को पता नहीं, क्योंकि पहले अवेयरनेस नहीं थी, लोग समझते थे कुछ नहीं है, क्या है, मैदा ख़राब हो गया हो, कुछ नहीं होता, लेकिन ये चीज़ वो कंटिन्यूटी के साथ कर रहे होते थे। अब क्या है, अब लोगों को थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आती जा रही है, जैसे जैसे अवेयरनेस शोज़ होते जा रहे हैं, लोगों को पता चलना चाह रहा है कि हाँ ये हमारे में ऐसा होता है। तो होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर आप ऑन टाइम इन चीज़ों को एहतियात की तरफ लेकर जाते हैं, यानी कि आपको पता चल रहा है कि आपको फॉर एग्जांपल किसी भी फूड कलर से आपको जो है ना प्रिजर्वेटर से हो रहा है, आपको हाइव्स निकल रहे हैं, धड़प्पड़ निकल रहा है, उसकी एक स्टेज होती है, स्टेज 1 2, उस पर आपको पता चल जाना चाहिए कि हमने ये काम अब नहीं करना। लेकिन इन फ्यूचर लोगों को ये होता है कि अच्छा ये इस चीज़ से ये हुआ, अगली दफ़ा हम खाएंगे, ये नहीं होगा। लेकिन ये मिथ्स से थोड़ा सा बाहर निकलें और अब रियलिटी को फेस करें कि फूड एलर्जेंस और फूड इंटॉलरेंस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और दोनों पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा हिबा, ये कैसे पता चलता है कि आपको किसी फूड से एलर्जी है? बिकॉज हमारी जो ब्राउन फैमिलीज़ है ना, उसमें अगर आप ये बोल दो ना, तो सबसे पहले तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा, फिर कहा जाएगा हमारे ज़माने में तो ये चीज़ नहीं होती थी, और तीसरी बात कही जाएगी कि नहीं ये तो हेल्दी है, ये तो नेमत है, आप इसको कैसे बोल सकते हो कि हमें इससे एलर्जी है? तो इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा गाइड करें जो लोग हमें देख रहे हैं, ताकि उनमें भी ये एक्सेप्टेंस आए कि खाने से भी लोगों को एलर्जी हो सकती है। अच्छा, मैं आपको बहुत एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे घर की ही एग्जांपल है। और मेरी बहन को उनको नहीं पता चला, रमज़ान से उनको हाइव स्टार्ट हुए, धड़प्पड़ ना, उन सब ने कहा कि एलर्जी है, एलर्जी कुछ नहीं, गर्म चीज़ें छोड़ दो, ये ना खाओ, वो ना खाओ। बट एट द एंड उन किसी से डायग्नोज नहीं हो रहा था, फिर डॉक्टर वाज डायग्नोज कि इनको किसी फूड कलर से एलर्जी है। आप अपनी बॉडी से हर वो चीज़ एलिमिनेट करें एक एक दफ़ा, इनके पूरा हफ्ता आपने किसी सोप को हाथ नहीं लगाना, पूरा हफ्ता आपने किसी डिओड्रेंट को हाथ नहीं लगाना, पूरा हफ्ता आपने कोई फूड कलर से बनी हुई चीज़ को नहीं खाना, कोई प्रिजर्वेटर नहीं खाना। फिर एट द एंड अब 6 मंथ के बाद शी डायग्नोस्ड कि उनको प्रिजर्वेटर से एलर्जी है, फूड कलर से एलर्जी है। जब वो बिरयानी खाती थी उनको खारिश स्टार्ट हो जाती थी, हाइव्स, धड़प्पड़ बनना स्टार्ट हो जाते थे। जब भी कोई फूड कलर, कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटर्स, यानी कि ये आपकी बॉडी इन चीज़ों पे रिएक्ट करना सडन स्टार्ट हो जाती है, ये आपको नहीं पता चलता। लेकिन अगर पता चल गया है तो उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी हेल्थ हैजर्ड्स, आपको पता है इतना सुवेयर फूड एलर्जेंस होते हैं, किसी लोगों को तो इवन दो के सांस बंद हो जाता है, आपका वो पट्टे खिंच जाते हैं, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, फेस स्वेल हो जाता है, हाथ स्वेल, जब तक उनको कोई एंटी एलर्जेंस नहीं डाला जाता या IV नहीं लगाया जाता। तो इस पीक से बचने के लिए अगर आपको थोड़ी कोई चीज़ से पता चल रहा है, उसको थोड़ा सा अपनी बॉडी, अपनी रूटीन से स्किप करके देखें कि आइदर इसकी इतनी क्वांटिटी हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है। अक्सर मैं ना ये वीडियो देख रही थी और मैंने खुद भी ये क्लियर करना था कि बिरयानी पे हम रायता डाल के खाते हैं, या चावल, अगर हमारा नहीं खाने का दिल ना, तो हम सिर्फ चावल पे ताज़ा दही है वो डाल के हम खा लेते हैं। अगर हमारा स्टमक नहीं सही, खिचड़ी के साथ दही खा लेते हैं। तो मुख्तलिफ जो रील्स हैं वो चल रही थी कि ये जो है ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है जो आप चावल और दही खाते हैं, या दही में जब आप रायता बना लेते हैं ना, उसमें मुख्तलिफ वेजिटेबल्स डाल लेते हैं, खीरा डाल लेते हैं, प्याज डाल लेते हैं, या कद्दू का रायता हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो तो चले बेनिफिशियल है, लेकिन वो स्पेसिफिकली इसकी बात कर रहे थे कि टमाटो डाल लेते हैं हम, क्यूकम्बर डाल लेते हैं, तो ये मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि नुकसान है। तो इज़ इट ट्रू? अच्छा, दही जितना, देखिए हर चीज़ जितनी प्योर तरीके से ली जाए ना, उसके ज़्यादा बेनिफिट है। आप देखिए अनियन और टमाटो दही में डल जाएगा तो जाहिर सी बात है दही की नेचर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो कोशिश करें, सैलेड की फॉर्म अलहदा है, दही की फॉर्म अलहदा है, ठीक है। तो सैलेड जब भी आप कट करके सैलेड यूज़ करते हो तो कोशिश करेंगे उसको 10 मिनट में ख़त्म कर लिया जाए, जब उसको नाइफ लग गई हुई है। फ्रूट का भी यही है। आप लेकिन आपने अगर योगर्ट लेनी है तो कोशिश करें उसको प्योर फॉर्म में लें, हल्का सा ज़ीरा डाल लें उसमें अगर आपको डाइजेशन इश्यूज़ हैं, या आपने जो घर में मिंट की रायता बनाया होता है धनिया पुदीने का, ठीक है, वो आपने चटनी सी बनाई होती है, उसका ½ टीस्पून डाल लें, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। लेकिन आप दही को अगर प्योर फॉर्म में, योगर्ट के फॉर्म में यूज़ करें तो ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव है। और जैसे आपने चावलों के साथ कहा, देखिए गर्म चावलों के ऊपर दही नहीं डालनी, ठीक है। खिचड़ी अमूमन आप देखिए सॉफ्ट, आपको जिनको IBS का इशू होता है, जिनको आपने आम रूटीन में भी देखा होगा, डॉक्टर्स, ऑल द डॉक्टर्स रिकमेंडेड अगर लूज मोशन लगे तो आप इनको खिचड़ी दें, योगर्ट दें, दही दें, केला दें, ये चीज़ नरम ग़िज़ा दें जो आपके गट को इजीली डाइजेस्ट करें। तो लेकिन देखिए 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, किसी को सूट नहीं करता, किसी को इस चीज़ से भी मसला हो जाता है। तो ये आपने खुद जज करना, आपकी बॉडी किस चीज़ पे रिएक्ट करती है और किस
चीज़ के अगेंस्ट आपने जो है ना अपनी बॉडी को रोकना है। ठीक है। अच्छा हिबा, अगर आपके गट हेल्थ ख़राब हो गया, आपने नूडल्स बहुत ज़्यादा खाए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि नूडल्स बहुत ज़्यादा कॉमन मुझे लगता है आप बहुत नूडल्स खाती हैं। खाती थी, अब नहीं खाती मैं बहुत ज़्यादा खाती थी। जैसे आप कहते हैं ना कॉन्स्टेंटली 4 दिन 5 दिन, मुझे कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अब मैं नहीं खाती। लाइक नूडल्स खाती हूँ वंस इन अ मंथ या ट्वाइस, दैट्स इट। इसके अलावा मैं नहीं खाती। तो अगर इससे गट हेल्थ आपकी थोड़ी सी ख़राब हो गई है तो आप उसको कैसे वापस सही कर सकते हैं? अच्छा, पहले तो ना आप वाटर इनटेक अपना बहुत अच्छा रखें। जैसे दूसरी चीज़ मैंने आपको कहा, प्रोबायोटिक बहुत अच्छा रखें। आप अपनी बॉडी में एक्टिविटी फैक्टर ऐड करें। आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव होना चाहिए। आप डेली के 5 से 7 हज़ार स्टेप करें, ठीक है। थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ना सौंफ का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जिनको भी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, ब्लॉटिंग, एसिड रिफ्लेक्स, आपने डिपेंड अपॉन पेशेंट कंडीशन, लेकिन अगर आप नॉर्मल जैसे आप अपने लिए पूछ रही हैं, तो आप 1 टेबल स्पून बिफोर मील 15 मिनट्स पहले सौंफ को आपने चबाना है, च्यू करना है, इस तरीके से च्यू करना है कि वो बबल गम बन जाए। उसके सीड्स निकाल देने हैं। उसने आपके गट को बड़ा बेहतरीन रखना है, आपका फूड अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करना, और आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द वीक आप खुद अपने आप को लाइट फील करेंगे। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम जी सना, सवाल कीजिए। मैं ना एक यूट्यूब चैनल का ऑफिस है एस पाकिस्तान का, जिससे मैं 10 और वर्क करती हूँ। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफिस के वर्क मेरे पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होती है, तो मुझे इसका क्या डाइट प्लान लेनी चाहिए? आप इसके बारे में मुझे गाइड करेंगे? क्वेश्चन आपके पैरों में स्वेलिंग हो जाती है बैठ के काम करने से? जी, मतलब 10 और ऑफिस में बैठ के वर्क करते हैं तो पाँव दर्द होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, ठीक है। बैठ के काम करते हैं ऑफिस में 10 घंटे के लिए तो पाँव सूज जाते हैं। अच्छा, देखें, इसमें पहले डायग्नोसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने मेडिकल टेस्ट की तरफ जाना चाहिए, जिसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ, ठीक है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं बॉडी में चल रही, आपका वेट तो ज़्यादा नहीं है, आप ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ तो नहीं जा रहे, क्योंकि उसकी वजह से भी आपका सारा जो है ना आपका वेट आपके घुटनों पे और आपके पाँव वाली साइड पे आता है। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट, आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो आपको कुछ अपने मेडिकल टेस्ट करवाने चाहिए। उसके बाद हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं कि आपको आइदर ये स्वेलिंग जो है किस वजह से। अगर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं और फिर भी आपको स्वेलिंग हो रही है, तो आप अपनी बॉडी, अपनी डाइट से सोडियम को स्किप करें, जिसको नमक कहते हैं, वाइट सॉल्ट जो है ना अपनी बॉडी से स्किप करें, अपनी डाइट से स्किप करें, और कोशिश करें कि ना अपने पाँव को लिफ्ट करके रखें। अगर आप थोड़ी देर के लिए मतलब ज़्यादा देर स्टैंडिंग पोजीशन ना करें। ये सारी चीज़ें तब होती हैं अगर आपकी मेडिकल टर्म हिस्ट्री क्लियर है। तो उसके बाद हम इस चीज़ की तरफ आते हैं कि आपको किस डाइट को प्रिस्क्राइब किया जाए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे फूड एलर्जीज़ के हवाले से, और अगर आपको फूड एलर्जी है तो आपने अपनी डाइट में क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या नहीं है। अगर आपको बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहती है या ब्लोटिंग रहती है, आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब है, तो कौन सी चीज़ें आपको अपनी डाइट में लाजमी रखनी चाहिए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी हिबा उस्मान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे कि नाखून, आईब्रोज और जो पलकों की अच्छी सेहत है वो कितनी ज़रूरी है। क्योंकि नाखून अगर हमारे वीक होकर टूटने लग जाएं, या हमारे आईब्रोज बहुत जल्दी झड़ने लग जाएं, बहुत ज़्यादा पतले हों, या अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जो उनकी आईलैशेज़ है या तो वो उगती नहीं है जल्दी, या वो बहुत ज़्यादा गिरती रहती हैं, क्योंकि हम मस्कारा का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मस्कारा की वजह से भी वो बहुत जल्दी गिरने लग जाती हैं। तो आज हम इसी बारे से बात करेंगे, क्योंकि ख़वातीन अक्सर परेशान रहती हैं इन मसलों को लेकर, और वो जब बाज़ार से मिलने वाली केमिकल वाली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं तो थोड़ा सा पहले तो वो हेजिटेट करती है, लेकिन अक्सर जब वो इस्तेमाल कर लेती हैं तो उससे और ज़्यादा मसला हो जाता है। तो आज हम इसी बारे से जानेंगे कि घर में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके हम ये सारे मसलों से छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हुमैरा आपा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हुमैरा, हम देखते हैं कि आजकल ना काफ़ी मार्केट में सीरम्स आए हुए हैं, नेल्स के लिए भी हैं कि आप वो लगाएं तो आपके नाखून ग्रो करते हैं। उसके अलावा आपकी आईलैशेस के लिए भी हैं, तो वो भी इस्तेमाल करते हैं लोग। तो ये बताएं कि क्या इनको इस्तेमाल करना ठीक है, और दूसरा इनका ऑल्टरनेट कोई हो सकता है? क्योंकि हम हर फेस पैक की बात कर लेते हैं एक्ने के लिए भी, और आप हमें ब्राइटनिंग के लिए भी बताती हैं, स्किन ग्लो के लिए भी बताती हैं, तो क्या इन चीज़ों का भी कोई हेल्दी ऑल्टरनेटिव हो सकता है?
बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जब मार्केट से चीज़ लेके आ रहे होते हैं, हमने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तो ये नहीं होते, हमें पता लगा अच्छा ये प्रोडक्ट अच्छी है, अब 10 लोग एक ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं आपको भी वो सूट कर रही है। लेकिन हमारे हर्बल के साथ ये इशू ये होता है कि अगर ये आपको नुकसान फ़ायदा नहीं दे रहा तो कम से कम नुकसान भी नहीं देगा। जब हम केमिकल वाले लेकर आते हैं, उससे अगर आपको सूट नहीं कर रहा तो डेफिनेटली वो तो नुकसान हो गया ना, वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट ज़रूर करेगा, स्किन पे जलन या रैशेज़ हो जाएंगे, या दोबारा से कोई पेन कहीं ना कहीं कुछ यानी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ देखे, वो भी चीज़ें हमारी नेचुरल एब्स्ट्रैक्ट से ही निकल के बनती है। तो अगर डायरेक्ट ही हम नेचुरल अपनी नेचर के पास चले जाते हैं तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छा और ज़बरदस्त बन जाता है। ठीक है, तो ये बताएं कि नाखून अक्सर लोगों के बड़े कमज़ोर होते हैं, और बचपन में तो हम सुनते थे कि लहसुन बनाया करो, उससे जो है आपके नाखून वो होते हैं अच्छे होते हैं, और या उनको रब कर लो। तो क्या इस बात में कितनी हकीकत है, और अगर आप चाहते हैं आपके नेल्स हेल्दी हों उसके लिए क्या करें? नहीं, ये हकीकत है कि आपको अपने नेल्स के लिए लहसुन का इस्तेमाल वाकई अच्छा है। अच्छा, लहसुन का उसके बाद आप जब काम कर लेते हो काइंडली अपने, जब हम डिश वॉशिंग करते हैं नॉर्मली हम ग्लव्स पहन के डिश वॉशिंग नहीं कर रहे होते, डिश वॉशिंग की आपने, उसके बाद लिटरली अपने हैंड वॉश मस्ट करें। हम इतना बड़ा ब्लेंडर करते हैं, हम लोग कहते हैं चलो बर्तन धोए, हाथ तो धुल ही गए ना, लेकिन हमारे पे वो सारा डिटर्जेंट हमारे हाथों पे लगा हुआ होता है। अपने सबसे पहले तो अपने हाथ साफ ज़रूर करें। आपको कैल्शियम की कमी भी हो सकती है अगर आपके नाखून बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। राइट। आपके विटामिन डी की भी कुछ डेफिशिएंसी लोगों के के साथ तो कर सकते बहुत हैं, ज़्यादा ही वीक होते हैं कि आप ऐसे भी करें ना तो वो मुड़ जाते हैं। तो वो तो फिर उनकी इंटरनली हेल्थ को भी तो कर रहा है ना, इफेक्ट कर रहा है। आपको यकीनन आपके अंदर किसी विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी है जिसकी वजह से आपके नाखून टूट रहे हैं, वो सही, क्योंकि ये भी तो एक छोटी सी ये बोन है ना हमारी। अगर हमारी इंटरनल बोन्स वीक हो सकती हैं तो नाखून क्यों नहीं वीक हो सकते? तो इस चीज़ को देखें। उसके बाद वही बात है, अपने नाखूनों की, हाथों की सफाई का बहुत ख्याल रखें। अब मेरी ना हमारी मदर क्या करती थी, अम्मी कहती हाथ धोए ना तो अपने ना इनको पीछे, ये क्रिटिकल्स को पीछे करा करो। अच्छा, ऐसे क्या होगा, एक्स्ट्रा स्किन जो हमारे नाखूनों पे आ जाती है, नाखूनों की खूबसूरती को ख़त्म कर रही होती है। सेकेंडली हम जो नेल पेंट इतना लगाते हैं वो अब तो वो भी आगे, अब आर्टिफिशियल नेल्स भी हम लोग लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली स्किन डैमेज होती है। अगर मेकअप करने से आपकी स्किन ख़राब हो सकती है तो नेल पेंट से, नेल पे कराने से केमिकल्स वगैरह, तो क्या इनकी सेहत ख़राब नहीं होगी? बिल्कुल। आप लहसुन लगाएं, आप आलमंड ऑयल लें, उसका हल्का ठीक है। हल्का हमारा एक कॉलर है मेरे साथ, उसका भी सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अंजना है, मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं अंजना बात कर रही थी कराची से। मेरी स्किन है बहुत डार्क है, मेरा फेस बहुत गर्मी में डार्क हो जाता है, और टू टोन स्किन भी है, पलके भी मेरी बहुत ही कम है, ना होने के बराबर, ना घनी है ना लंबी है। इसका बता दीजिए बस। सलाम अलैकुम। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इनके लिए बेहतरीन चीज़ जो हमारे पास एक चीज़ है, ये है कैस्टर ऑयल, जिसे अरंडी का तेल भी कहते हैं। कैस्टर ऑयल से ना सिर्फ अपनी लैशेस के लिए, अपनी स्किन ग्लोइंग के लिए, आप अपने आईब्रोज के लिए, ये भी एक मुकम्मल ट्रीटमेंट है आपके फेस का। आपकी टू टोन है स्किन, और ये लें, एक चम्मच ये ले लें। अगर आप कहते हैं मैं आपको बनाना भी सिखा देती हूँ। सिंपली आपने इन दोनों चीज़ों को ऐड करना है। तकरीबन एक चम्मच लिया हमने, ठीक है? ठीक है। कैस्टर ऑयल आपने कैस्टर ऑयल लिया है, और उसके बाद मैं ले रही हूँ आप ये एलोवेरा जेल। ठीक है, ओके। एलोवेरा ठीक है जेल और जी। कैस्टर ऑयल को हमने सिंपली इनको आपने निकल रही, चलो इसको आपने मिक्स कर देना है। ये एक वाइट सी क्रीम बन जाएगी, अभी अभी बनेगी, ठहरे। ये देखिए बनने भी स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल वाइट कलर की ना। ये चम्मच बहुत बड़ी है। अच्छा, इसको मिक्स करेंगे, बिल्कुल वाइट बन जाएगी। ठीक है। ठीक है, ये तो वाइट बन भी गई है। ठीक है, अब जितना अच्छा मैश करेंगी बिल्कुल ये क्रीम बन जाएगी। अपने फेस पे अप्लाई करें, ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, आपकी स्किन पे अगर डार्क स्पॉट्स हैं, जैसे उन्होंने कहा डार्क कम्प्लेक्शन है, उसको भी सही करेगा। उसके अलावा आपको मैंने एक बताया था, मुलट्ठी का मास्क भी बताया था, मुलट्ठी का सीरम है, वो अपने फेस पे अप्लाई करें। सेकंड, आपने आईब्रोज के लिए सिंपली अरंडी का तेल ये लें, ये कैस्टर ऑयल ले लें, ये ब्रश
आपके घरों में मौजूद होते हैं। ठीक है। धो लें, साफ़ कर लें, इसके अंदर डालें। आप कैस्टर ऑयल इसमें डाला भी हुआ है, कैस्टर ऑयल डालें, ठीक है। थोड़ा सा आप 1-2 ड्रॉप ले लें आलमंड ऑयल के। ठीक है। और साथ ही हम नाखूनों पे बात कर रहे थे, नाखूनों के लिए भी बता आप दें। नाखूनों के लिए भी आपको मैंने कहा था, आपने ये आलमंड ऑयल हम्म, इसका मसाज किया करें, ठीक है। हल्के हल्के लाइट मसाज करें। अपनी डाइट का ख्याल रखें। मैं सबसे पहले कहती थी कुछ भी लगाने से, कुछ भी करने से पहले आप अपनी डाइट को फोकस करें। आप बहुत महंगी डाइट ना खाएं। आपके घर में बहुत इजी वे में दूध है, दही है। अगर वो चीज़ें नहीं खा सकते, आप वेजिटेबल्स को सिंपली ले लें। थोड़ी रॉ फॉर्म में वेजिटेबल्स ज़रूर खाएं, तो उससे भी आपकी कैल्शियम इम्प्रूव होगी, आपकी विटामिन डी भी आपको मिलेगा। आप मसाज करें, हाथों को भिगोएं कुछ टाइम के लिए। सिंपली आप नमक वाले पानी में भिगो लें, ठीक है। कुछ ना डालें, कोई शैम्पू, कोई मीठा सोडा, कुछ भी नहीं डाल रहे, सिर्फ नमक डालें। हाथों को सॉक करें, अपने हाथों को अच्छा सा साफ़ करें। हमारे ये सारे यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है, क्यूटिकल्स निकल आएंगे ना, हम टूट रहे हैं, हम ध्यान ही नहीं कर रहे होते। अच्छा, लैशेस गिरती बहुत ज़्यादा हैं जिनकी, उसकी क्या वजह हो सकती है? लैशेस आपको एलर्जी हो सकती है। आपको एलर्जी है, समटाइम आपके बालों में डेंड्रफ भी होता है, वो भी आपकी आइज़ पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, वो भी रीज़न है, ठीक है आपके। लेकिन इससे अगर आप ये सब यूज़ करते हैं, कैस्टर ऑयल यूज़ करेंगे, इससे तो आपका रुकेगा भी और आपकी लैशेस को ग्रोथ भी मिलेगी। ठीक है। अच्छा, ये भी बताएं कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग ना लहसुन का पानी या प्याज का पानी ये इस्तेमाल करते हैं अपने नाखूनों के लिए, तो क्या इसको करना सही है और इसको बनाने का सही तरीका क्या है? आप इसका सिंपल वे में क्या है, आप अपना ग्रेटर ले लें। ग्रेटर के होते 3-4 साइज़ होते हैं, जो कद्दूकाश होता है, ठीक है, जिससे गाजरें हम ग्रेट कर रहे होते हैं। उसका जो बिल्कुल छोटे छोटे से ब्रिक्स होता है, उसको करें। सिंपली आपके वो भी मिल जाते हैं, क्रशर भी मिल जाते हैं गार्लिक के लिए। उसे कपड़े में डालें, एक आधा भी लहसुन लेके आप कर सकते हो। सिंपल अपने हाथों पे अप्लाई कर लें, कॉटन बड से अप्लाई कर लो, हाथ से अप्लाई कर लो, जिस तरह भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा उसको मसाज ज़रूर करें। सिंपल लगा के छोड़ ना दें। और देखिए, अगर तो आप बेयर कर सकते हो तो करो। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, आप थोड़ा रोज़ वाटर ऐड कर लो। रोज़ वाटर आपको बड़ा प्यारा माइल्ड ले जाता है, वो आपको बड़ा स्मूथली लेके जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं करता। उसके अलावा आपकी आंखों में, जैसे आपने कहा, आंखों में भी हमारे आप रोज़ वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इससे आपके डार्क सर्कल भी जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी आंखों में जो, मेरे अपनी आंखों में प्रॉब्लम आ रहा था कि मैं देखती थी ना, मुझे लगता था मेरे साथ में ना ब्लैक स्पॉट्स बन रहे थे, राइट। मेरा वीएन गलत हो रहा था। मैंने सिंपली रोज़ वाटर यूज़ किया और कुछ भी नहीं किया, स्प्लैशिंग किया इसमें, और मैंने रोज़ वाटर यूज़ किया। फ्रिज में रखा हुआ है, दिन में 5 से 7 दफ़ा 8 दफ़ा, यानी जब दिल किया मैंने उसको अप्लाई किया। उससे मुझे इतना फ़र्क पड़ा। और सेकेंडली जो आइज़ की हम एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा, वो भी ज़रूर करें। वो आपकी आँख भी, आपकी आई साइड भी स्ट्रॉन्ग होगी, आपके डेफिनेटली ये लैशेस पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है। एक और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो जी जी आ रही है आवाज़। जी, सवाल कीजिए, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि नाक में खारिश होती है, नीचे आती है, जिस्म पर खारिश होती है। अच्छा, ठीक है। जी सर। उसके लिए आसान तरीन है, जो मैं भी इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है इस वे में। इसका क्या है, ये जो होते हैं हमारे कीकर के पत्ते लें, और न्याज़बो जो हमारा बेज़ल है, इसके पत्ते लेके इनको बॉईल करें, और इसका नीम गर्म पानी अपने नोज़ के ना गगल्स करें, दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा। अगर बहुत ज़्यादा है तो 3 दफ़ा कर लें, अगर नॉर्मल है तो 1 दफ़ा भी रात में अगर आप करते हैं, सुबह कर लें 2 दफ़ा, तो भी आपका काम चलेगा। उससे बहुत ज़्यादा बड़े रिलैक्स हो जाएंगे। आपको नॉर्मली हमारे क्या चल रहा है, आपने अपनी नाक में वो उस पोलन की वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम आता है, बिल्कुल ऐसे है। वो भी है, आपको किसी एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। ये कीकर के पत्ते और जो न्याज़बो के हैं, इनके ये बहुत इफेक्टिव है और इससे वाकई आराम आता है। ठीक है। अच्छा, जो वैसलीन लगाते हैं वैसलीन से आंखों पे, ये सॉरी, आप आईलैशेस पे अक्सर लोग लगाते हैं, इसका भी हैक चलता है वैसलीन का। प्योरली इतनी डार्क नहीं, ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ना, वो कैस्टर ऑयल। हाँ, इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। उसका भी एक मेथड है, आप
कैस्टर ऑयल लें और वैसलीन को आपने गर्म करके इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है। आप थोड़ा सा ट्रीटेड ऑयल डाल लें, नहीं है तो आप आलमंड ऑयल डालें। इन 3-4 इनको तीनों चीज़ों को मिक्स करके तो आप वैसलीन लगाएं, डायरेक्टली वैसलीन ना लगाएं। ठीक है, क्योंकि वो भी तो केमिकल ही है ना। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे थे होम रेमेडीज़ की जो कि हमारे लैशेस को घना और लंबा बना सकती हैं, और साथ साथ हमारे नेल्स की भी बात कर रहे थे कि हम नेल्स को कैसे मजबूत बना सकते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि उनके नाखून हेल्दी नज़र आएँ या लंबे नज़र आएँ उसके लिए क्या टोटके हो सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी हर्बल एक्सपर्ट हुमैरा आपा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि दीन इस्लाम एक कामिल, रोशन और अकल पर मबनी ज़ाब्ता हयात है जो इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है। लेकिन अफसोस के साथ हमारे माशरे में दीन की सही आगही ना होने की वजह से तोहम परस्ती और तरह तरह के वसवसों ने जन्म ले लिया। बात बात पर वहम करना, हर परेशानी को नज़र बद या आसेब का नाम दे देना और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरक्स मनगढ़ंत तरीक़ों से इलाज तलाश करना हमारी ज़िंदगियों का अब एक आम सा मामूल बनता जा रहा है। जबकि इस्लाम ने हमें नज़र बद की हकीकत भी बताई है और इससे बचाव का निहायत खूबसूरत और मस्तून तरीका भी सिखाया है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीरत स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती बहराम शाहिद। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे माशरे में कुछ चीज़ें बहुत कॉमन है, शायद हम कुछ अरसा मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ मिलकर रहे हैं तो थोड़ी सी चीज़ें हमने अडाप्ट कर ली हुई हैं उनकी। हम देखते हैं कि लोग गाड़ी लेते हैं या रिक्शों के पीछे ना एक काला या धागा लटका होता है, यहाँ उन्होंने जूता लटकाया होता है कि उससे नज़र नहीं लगती। उसके अलावा नज़र उतारने की जब बारी आती है तो फिर लोग कहते हैं कि मिर्चें मारते हैं ऊपर, या फिर पैसे मारते हैं ऊपर, ये इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि नज़र उतारने का तरीका तो हमें इस्लाम ने क्लियरली बताया हुआ है, लेकिन ये जो मिर्चें वारना है, ये चीज़ें क्या ये इस्लाम में हैं, ये करना जायज़ है नाजायज़ है? बिस्मिल्लाह नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन ये इन मानों में बड़ा दिलचस्प मौजू है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं न कहीं किसी न किसी अंदाज़ में बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर इस मौजू से हमारा वास्ता पड़ता है, और लोग एक बड़ी तादाद में इस वक्त भी दुनिया भर के अंदर, ना सिर्फ ये कि हमारे यहाँ ये कल्चर है बल्कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज़ में ये जो तोहम परस्ती है इसका एक तस्वुर पाया जाता है। दीनी रहमत जो है उसके आने से पहले भी जो है हम ये देखते हैं सरकार ख़त्मी मरतबत से पहले का जो ज़माना है उसके अंदर भी ये तोहम परस्ती, यानी वो एक इस तरह का खौफ या इस तरह का कोई खैर या शर किसी चीज़ के साथ नादीदा कुव्वत के साथ मंसूब कर देना जिसकी कोई अकली दलील मौजूद ना हो, उसे हम तोहम परस्ती कहते हैं। और हम देखते हैं कि सरकार ख़त्मी मरतबत के ज़माने में भी अपने अंदाज़ की तोहम परस्ती जो है वो अरबों के अंदर राइज थे। यानी कहीं पर हम ये देखते हैं कि वो घर से निकलने से पहले जो है वो पाँव जूता जो है उसकी तरतीब देख के फ़ैसला करते थे कि हमने आज घर से बाहर निकलना है या नहीं निकलना। फिर उनके यहाँ बड़ा दिलचस्प मामला था कि जब सफ़र करने के लिए उन्होंने कहीं तैयारी करना होती तो वो एक परिंदा उन्होंने पाल रखा होता, उसे छोड़ते, आज़ाद करते और देखते कि अगर परिंदा फ़िज़ा में बुलंद होने के बाद दाएं तरफ जाता है तो फिर हमें सफ़र इख्तियार करना चाहिए, अगर बाएं तरफ जाता है तो फिर हमें इस सफ़र को मौकूफ़ कर देना चाहिए। और फिर अगले सूरज में वो दोबारा, अगले सूरज से मुराद यानी वो इंतज़ार करते कि अब नया सूरज तुलू हो, फिर परिंदे को छोड़ा जाता तो उससे फिर दोबारा वो फ़ैसला करते। तो यानी इस तरह की कई नज़ीरें हमें उस मुआशरे के अंदर भी मिलती हैं। और उससे पहले जब हम यूनानियों के मुआशरे में जाते हैं तो वहाँ पर भी बड़ी दिलचस्प नौइयत की जो है ना वो बातें मिलती हैं जिनका आज भी कहीं ना कहीं असर व नफूज़ जो है वो हमें नज़र आता है। उमूमी तौर पर हमारे ये तासुर है जो 100% दुरुस्त है कि क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा वक्त जो है वो हिंदू कम्यूनिटी के साथ गुजरा और उनके यहाँ क्योंकि इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो तोहमात पाए जाते हैं और उनके यहाँ बड़े अजीब तरह के तस्वुरात पाए जाते हैं। मसलन बच्चे की पैदाइश पर वो समझते हैं कि पहली बात ही ये है कि फ़ौरन उसको जो है वो टीका लगाया जाए, अगर उसके माथे पे टीका नहीं लगाया जाएगा तो वो किसी से मंसूब नहीं होगा, ये गोया उसकी एक हिफाजत की अलामत के तौर पर उसको लेते हैं। फिर इसी तरह हमारे अपने यहाँ मुआशरे के अंदर हम देखते हैं कि जी वो बिल्ली ने अगर रास्ता काट लिया है तो आज का दिन जो है ना वो मनहूस हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे मेहमान आएंगे। कंटिन्यू करते हैं, कॉलर का क्वेश्चन ले लें। अस्सलाम वालेकुम।
चौधरी शाहिद गुम्मन बात कर रहा हूँ आरिफवाला से। जी शाहिद साहब सवाल कीजिए। जी मुफ्ती बहरान शाहिद साहब से मेरी क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, इस्लामिक स्कॉलर साहब जो है जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मोहतरम, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या मर्द को अपने हाथों में ये जो अंगूठियाँ मुख्तलिफ किस्म के ये जो होते हैं नगीने वगैरह या गले में तवीज़ या इस तरह की कुछ चीज़ें, ये पहनना मर्द के लिए जायज़ है दीनी इस्लाम के हिसाब? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मुसलमान जो अहले सुन्नत वल जमात के उनके लिए पर आप पहले सवाल का जवाब दे दें, वो लंबा हो जाएगा, मेहरबानी। ठीक है जी मुफ्ती साहब बताएं, फिर हम डॉक्टर साहब से जी बिल्कुल जी। अंगूठी के हवाले से मर्दों के लिए तो एक अंगूठी की इजाज़त है जी, उसमें एक नगीना भी लगा हो और चांदी की अंगूठी हो और उस पर नगीना लगा, और इसके वज़न के हवाले से मुहतात राय तो यही है कि वो 4.5 माशे जो है उसका वज़न होना चाहिए, बिल्कुल जायज़ है और ये एक सुन्नत तरीक़ा भी है। अलबत्ता जो 10 उंगलियों में 10 अंगूठियाँ पहने होते हैं वो चूँकि ख़वातीन से मुशाबहत है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात तावीज़ के हवाले से, तो देखा जाता है तावीज़ जो है वो किस चीज़ का है, चूँकि दोनों तरह की अहादीस मिलती हैं। तावीज़ को शिरक भी कहा जा रहा है और बाकायदा रुक़िया का एहतमाम भी किया जा रहा है। तो वो तावीज़ जो ज़माने जाहिलियत के हैं, जिनके अंदर बुतों के नाम हैं, शिरकिया कलिमात हैं, शयातीन से इस्तियानत है, वो नाजायज़ है क़तन। अच्छा, इसी तरह वो तावीज़ जो कुरानी आयात पर मुश्तमिल हैं उसकी इजाज़त है, लेकिन वो भी तब कि बंदा तावीज़ को मुअस्सिर न समझे, उसका ये नज़रिया हो कि ये तावीज़ कुछ नहीं कर रहा, शिफा अल्लाह ही दे रहा है, ये एक बरकत है या इसके ज़रिए से बरकत होगी। बरकत नाजिल फरमाने वाला और असर पैदा करने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। तो ये इस हवाले से गुजारिश है। ठीक है जी। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे जो मुख्तलिफ लोगों ने वहम बनाए हुए हैं, जैसे आपने भी बताया है कि कौवे आके बैठ गए तो ये होगा, बिल्ली रास्ता काट गई, तो इसको थोड़ा सा हाँ जी बिल्कुल इसी तरह हम देखते हैं और कई इसकी मिसालें हैं। मसलन हमारे यहाँ ये एक तासुर पाया जाता है कि शीशे का टूटना जो है उसको एक मनहूस तस्वुर किया जाता है, कैंची का चलना जो है वो उसके अंदर शामिल है, झाड़ू का दिया जाना, झाड़ू का सीधा खड़ा करके रख देना, यानी अजीब तरह की दिलचस्प नौइयत की तोहमात हैं। जूती उल्टी हो गई तो उससे भी जो है वो तो खैर उसका एक अलग मामला है। हम ये देखते हैं जो इसमें ज़्यादा दिलचस्प पहलू है, जब मैं इस पर सोचता हूँ, गौर व फिक्र करता हूँ, अपने माशरे को देखता हूँ, फिर मैं जब बाहर के उन माशरों को जो अपने आप को बड़े जदीद माशरत कहते हैं और क्लेम करते हैं और किसी दर्जे पे वो उनके यहाँ वो जदीदियत पाई भी जाती है और उन्होंने बहुत सारे अकायद और नज़रियात से जान छुड़ा भी ली है, बल्कि इन तोहमात से जान छुड़ाते छुड़ाते वो जो हकीकी बुनियादी असासी अकायद थे इंसानों के, जो इंसान को एक इंसान बनाने के लिए उसके एक फ़िक्री निज़ाम को तक़वियत देने के लिए ज़रूरी हैं, वो उससे भी आज़ाद हो गए। उन मुआशरों के अंदर भी हम देखते हैं तो हमें बड़ी हैरत होती है कि मसलन आज भी उनके यहाँ 13 का तस्वुर जो है वो बड़ा जो है ना गैर मुबारक तस्वुर किया जाता है। जी हाँ, वो डेवल नंबर कहते हैं। और यहाँ तक है कि कई इमारात, मुझे अच्छी तरह याद है, आज से कोई यानी 80s की बात है, जब मैं पहली दफ़ा अमेरिका गया और मैंने वहाँ देखा कि कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनके अंदर 13वां फ्लोर ही मौजूद नहीं है, यानी 12 के बाद एकदम 14वां फ्लोर जो है वो आना शुरू हो जाता था। तो अब तो खैर किसी हद तक थोड़ा थोड़ा वो उनके यहाँ भी मुआशरे में, लेकिन इसी तरह कई और मसलन यूँ हमारे करीब चाइना में हम देखते हैं तो वहाँ पर 8 का नंबर जो है वो मुबारक तस्वुर किया जाता है और 4 का नंबर जो है उसे गैर मुबारक या मनहूस अदद तस्वुर किया जाता है और उनकी कैलकुलेशन में उनकी कोशिश होती है कि 4 का नंबर जो है ना वो कैलकुलेशन के अंदर ना आए। तो यानी मैं ये समझता हूँ कि इंसान ज़ाहिरी तौर पर उसने अपने इर्द गिर्द जितनी ही रौनक के साथ अपनी दुनिया को आबाद कर लिया, लेकिन ये तोहमात कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं और जब हम इनके असल पर जाते हैं, इनकी बुनियाद की तरफ गौर व फिक्र करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हकीकी तसव्वुर से खाली होना शुरू होता है ना, तो फिर वो इस तरह के तोहमात के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। आप तसव्वुर कीजिए जितने भी तोहमात की तफसीलात मैंने इस वक्त जिनकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाई, आपके सामीन और नाजरीन को मुतवज्जो किया, आप देखिए इन सब के अंदर कहीं ना कहीं अदम तवक्कुल पाया जाता है। यानी तो वो जो अल्लाह के साथ मेरा एक भरोसे का एक ताल्लुक़ है, यकीन का एक ताल्लुक़ है, मेरे ईमानियात का और एतकादात का ये हिस्सा है कि सारा खैर जो है वो अल्लाह का खल्क करता है और सारा शर जो है वो भी अल्लाह का पैदा किया हुआ है। ना अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर खैर मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो सकता है और ना शर दाखिल हो सकता है।
सारी खूबियाँ और खैर, आसानियाँ, राहतें, नेमतें अल्लाह के साथ मंसूब हैं। जब मैं मेरे दिल के अंदर सिर्फ ये मेरी ज़ुबान से जारी होने वाला कलमा और क्लेम नहीं होता, बल्कि वाक़तन मेरी फ़िक्री निज़ाम में इसकी बुनियाद कायम होती है। बॉटम लाइन इसकी यही है कि हमें इन टोटकों पर इन्हिसार करने की बजाय बराह रास्त वो जो खैर के साथ वाबस्ता चीज़ें हैं, जो परवरदिगार आलम ने सरकार दो आलम की ज़ुबान अतर से जो बराह रास्त मुसद्दक़ा खैर हम तक पहुँचाया है, कलमात मुक़द्दस से बरकत लेने का, परवरदिगार आलम के कलाम कामिल यानी कुरान हकीम से बरकत लेने का, सरकार दो आलम की मसनून जो दुआएँ और जो अज़कार हैं उनसे आप बरकत समेटे। मैं ये समझता हूँ ये ज़्यादा महफूज रास्ता है। इससे आप तक अगर कोई फ़ायदा नहीं, आपको ज़ाहिरी तौर पर अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नज़र नहीं भी आती, तो कम अज़ कम आपका ईमान महफूज रहता है और आपका अल्लाह के साथ जुड़ने का सफ़र जो है वो पहले से ज़्यादा मजबूत और होता है। और आखिरी बात जो आप उन्होंने कहा कि हमारे घर में जो झगड़ा वगैरह रहता है, तो आप बस इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि परवरदिगार आलम की तरफ से जो आखिरत में सवालात का एक तस्वुर है, उसमें जो पहला बुनियादी असासी रिश्तों की नौइयत का सवाल है, उनमें ये जो हुर्मत और कुर्बत के रिश्ते हैं, इनके हवाले से हमसे सवाल किया जाना है। जितना इन रिश्तों के हवाले से अल्लाह के महबूब रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने रिश्तों को राहत का ज़रिया बनाया है। अगर ये रिश्ते हमारे लिए राहत का ज़रिया नहीं बन रहे, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम कहीं इन रिश्तों के हक़ अदा करने में किसी न किसी दर्जे पर कोताही की मुर्तकिब हो रहे हैं। सो रिश्तों के बाकी हुकूक के साथ साथ जहाँ नान नफ़का है, बाकी मामलात हैं, वहीं पर एक दूसरे की नापसंदीदा या गैर मुतवक्को बात को बर्दाश्त करना भी इस रिश्ते के हुकूक में शामिल है। हमें उसका भी एहतमाम करना चाहिए और यकीनन इस पर आम लोगों की बात पर भी बर्दाश्त करने पर एक अजर है। और जब आप मियाँ बीवी ज़ौजैन एक दूसरे को घर का माहौल अच्छा रखने के लिए और इस रिश्ते के तकद्दुस और एहतराम को ज़हन में रखते हुए कि अल्लाह की निगाह में इसकी क्या अहमियत है, अगर वो इस पर वो करते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, तो यकीनन उनका अजर जो है वो कई गुना बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताएं कि अक्सर हम सुनते हैं जब डेट्स रख रहे होते हैं तो बताते हैं लोग, जो हम उमूमन अपने पड़ोसी मुल्क में देखते हैं कि वो कहते हैं अपशगुन है, या मतलब ये डेट्स नहीं रखनी, कुंडली निकालते हैं। इन चीज़ों की क्या हकीकत है? और अक्सर लोगों को भी इस चीज़ का टैग लगा दिया जाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आप घर में कर रहे होते हो, ये चीज़ मत करो, ये अब मुझे नहीं पता अपशगुन है कि बदशुगनी है, इस तरह की चीज़ें बोलते हैं। तो इसकी कितनी हकीकत है? और ये जो कुंडली निकालना है और जो दिन रखने हैं या बच्चों के नाम रखने हैं, ये भी एक प्रॉपर वो ना कुछ करके रखते हैं, तो क्या इस्लाम इस हवाले से कोई रहनुमाई देता है? ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ी खूबसूरत बात है। डॉक्टर साहिब ने भी अपने गुफ्तगू में कई दफ़ा उस बात की तरफ इशारा किया कि इस्लाम बड़ा आसान दीन है। इंसान खाम अपने आप को इतनी गिरहों में डाल रहा है कि वो गिरहें बाद में खोली नहीं जाएंगी। दीन इस्लाम का बड़ा बुनियादी उसूल है, बड़ी वाज़े फ़रामीन मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे फरमाया जा रहा है कि कुछ कामों में देरी नहीं करनी। उनमें से एक काम ये भी है कि जब कुफ़ मिल जाए तो फिर रिश्ते में देरी नहीं करनी। कुफ़ का मतलब क्या है कि हर चीज़ मैच होती है, जहन मैच हो रहा है, बराबर हैं एक दूसरे के, सारी सूरत हाल पूरी है, तो अब देर नहीं करनी। अब इस दौरान जो वो बात कुंडली की आ गई या सितारे मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह के कामों में अगर पड़ जाएंगे तो मामलात ख़राब हो जाएंगे। असल मसला बुनियादी ये है कि हम बड़े एजुकेट हो चुके हैं, अवेयरनेस हर तरफ है, बड़े मामलात है, लेकिन आज भी हम जो है इस तवहुम परस्ती से, इस सुपरस्टिशियस से बाहर नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है? दीन से दूरी है। हम देखें ना, हमने कुरान पाक को क्या समझा हुआ है? सिर्फ इसीलिए कि ये पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, ये को फोत हो गया तो पढ़ के बख्श देंगे, या इतने कुरान उसको पढ़ के दे दें, इतने उसको पढ़ के दे दें, बस। जबकि कुरान के साथ हमारा ताल्लुक़ क्या होना चाहिए? मैं कुरान से सवाल करूं, मेरी ज़िंदगी में कोई मसला दरपेश हो रहा है तो मैं पूछूं कि कुरान इस बारे में क्या कहता है। और जब कुरान से इस तरह का ताल्लुक़ जुड़ता है ना, कायम होता है, फिर इंसान इस तरह की बदअक़ीदगी में नहीं जाता। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, बेसत का मकसद, एक मकसद, बहुत सारे मकासद, उनमें से एक मकसद ये था कि ये बद एतिक़ादी, बद यकीनी और ये तवहुम परस्ती का ख़ात्मा करना। इस्लाम के अंदर बद शगुनी का कोई तसव्वुर नहीं, नेक शगुनी का तसव्वुर है। हम नेक फ़ाल तो ले सकते हैं, बद फ़ाल नहीं ले सकते। हम किसी को देख के ये तो कह सकते हैं आप आए बहार आए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपका मुंह देख लिया अब सारा दिन ख़राब गुजरेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं, किसी मसले पर गुफ्तगू हो रही है, जनाब सहल तशरीफ़ लाते हैं। सहल का माना है आसानी, ठीक है, आसानी, मसला हल हो जाना।
तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लो देखो साहल आ गए ना, अब मसला हल हो जाएगा। यानी कि ये बातें तो जायज़ है, लेकिन हमारे यहाँ ये कि लाइट चली गया तो झूठ बोला है, वो आ गया तो ये हुआ, ये हो गया तो वो आया है, इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। ये इंसान के ख्यालात हैं, इंसान अपने ख्यालात के जाल में खुद फंसता जाता है। वो जो गड़ा उसने खोदा हुआ है ना, उसके अंदर सबसे पहले उसने खुद गिरना है। शादी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, देखें हम आज तक अपने इस मुआशरे में इस्तिखारे को लेके ही क्लियर नहीं हो सके कि इस्तिखारा क्या है। इस्तिखारे को लेके सबसे पहले हम एक इस तरह का तसव्वुर हमने रखा हुआ, इस्तिखारे का हकीकी मकसद जो है वो उसकी तरफ आते नहीं। पहली बात तो यह इस्तिखारा खुद करना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस्तिखारे का मतलब ये नहीं है कि हमें फ्यूचर नज़र आ जाएगा। इस्तिखारा जो है काम शुरू करने से पहले होता है। तीसरी बात ये है, हम सारा कुछ करके देख दिखा के जब कहीं इनकार करने की बात आती है तो इस्तिखारे करवाना शुरू करते हैं। बिल्कुल। जहाँ से इनकार आएगा उसका हवाला दे के कह देंगे जी इस्तिखारा नहीं सही आ रहा, ठीक है। तो हालांकि इन बातों को समझना चाहिए, सारी बातें हमें किस तरह इसका जवाब मिलेगा, ये मसाइल कैसे हल होंगे, वही बात कुरान से ताल्लुक़ जोड़ना होगा, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ उस्तवार करना होगा, और देखा जाएगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हयात तय्यबा है वो हमारे लिए यहाँ पर किस तरह रोशनी फ़राहम करते हैं। हम देखें ना, सब कुछ कर लिया, जान लिया, महल्ले से इंक्वायरी भी कर ली, सारा कुछ कर लिया, देख भी लिया, भाल भी लिया, लेकिन जो चीज़ें देखने वाली हैं वो दीन के हवाले से वो चीज़ें उसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। और कई दफ़ा मामला जो हैं वो मिसाल के तौर पे इसी बदशगुनी और इसी तवहुम परस्ती की वजह से शादी के 1 साल बाद किसी मसले पर अगर लड़ाई होती है तो वो बंदा कहता है जी मैंने तो आपको पहले ही कहा था आपका जायचा मैच नहीं करता, आपके सितारे मैच नहीं करते, और वो फिर जनाब उसकी जो जरासीम है वो ऐसे आते हैं। जबकि कुरान पढ़ के देखें, अल्लाह पाक ने जादू के हवाले से ख़ुद बयान फरमाया मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल देता है, लेकिन याद रहे वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, अगर किसी को कोई नुकसान पहुँचता है तो वो भी अल्लाह के इज़्न से पहुँचता है। अल्लाह अगर चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, और वो ना चाहे तो कोई जादू कुछ भी कोई नहीं कर सकता। हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत होना चाहिए। फिर यही मामला चलते चलते आगे बच्चे की विलादत होती है, फिर वही मामला जी सितारे मैच करके बताएं जी बच्चे का क्या नाम बनता है, इतने बज के इतने मिनट पे पैदा हुआ, और जनाब क्या नाम रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। और इस दौर में हम नामों को लेके एक और दूसरी गलत फहमी का शिकार हैं, नाम वो जो किसी का भी ना हो। पाकिस्तान में रहते हैं, यूनिक नाम होना चाहिए, बेशक उसका मतलब ही ना हो। पाकिस्तान में रहते हैं तो किसी की ख्वाहिश है जी तर्किश नाम रख लें, किसी की ख्वाहिश है जी कोई कोरियन नाम रख लें, कोई ऐसा नाम रख लें, कोई पुरानी स्टोरीज चल रही हैं तो किसी करैक्टर का नाम रख लें। नाम जो है वो शख्सियत का तारुफ होता है, इसम मुसम्मा पर दलालत करता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, अच्छों के नाम पे नाम रखो, और नाम ऐसा होना चाहिए जिसका इंसान की शख्सियत पे असर हो। ऐसा नाम ना हो कि जनाब बंदा के जी इसका रोब पैदा हो जाए और लोगों से वो प्रोनाउंस ही ना होता हो। हम हर मसले में हर लिहाज से देखें, को बंदा फोत हो जाता है, ये पैदाइश की बात हुई ना, अब इसी तरह किसी के इंतकाल की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरह की वहम परस्ती, जिसके सराहने पे गंदम रख दें या नहीं रखनी, ये रख दें वो रख दें, ऐसे रख दें वैसे रख दें, हर इलाके का अपना कल्चर है। वो ये नहीं देख रहे कि अब शरीयत क्या कहती है। शरीयत कह रही है कि बंदा दुनिया से चला गया, उसके कफन दफन का इंतज़ाम कहाँ से करना है, उसकी विरासत को कैसे तकसीम करना है, उस तरफ कोई भी नहीं आ रहा। और जो वहम परस्ती है, तवहम परस्ती है, उसकी तरफ सारे आए जा रहे हैं। हमने सबसे पहले ये बात तय करनी है कि हम शरीयत के पाबंद हैं। हमारा कोई भी मसला हमें दरपेश आता है तो हम ये ना देखें कि ट्रेंड क्या चल रहा है, हमने शरीयत को फॉलो करना है, दीन इस्लाम। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन से बेहतर है ही कुछ नहीं। और दीन इस्लाम को दीन फितरत कहा जाता है कि नेचर के सबसे करीब दीन इस्लाम है। कोई बंदा अगर कोई ओरिएंटल्स भी अगर रिसर्च करें तो वो भी इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि नेचर के सबसे ज़्यादा करीब जो है वो दीन इस्लाम है। तो हम दीन इस्लाम से जुड़े रहें, हमारे सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। लेकिन फिर वही बात है, हम कुरान उठा लेंगे कैंचियाँ घुमाने के लिए, ये बड़े काम होते हैं। कुरान पकड़ेंगे कि कैंची घूमती है कि नहीं, कुरान खोल के देखेंगे इस्तिखारा आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन कुरान खोल के ये नहीं देखेंगे कि कुरान क्या रहा है, उसकी आयतें हमसे खिताब क्या कर रही हैं, और हम कुरान से ख़ुद सवाल कर सकते हैं तो किस अंदाज में कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज हम बात कर रहे थे तोहम परस्ती के हवाले से, और जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हम अपने मुआशरे में देखते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, जैसे लोग जूते लगा लेते हैं और उसके साथ धागे पहनते हैं। इसके हवाले से आज हम बात कर रहे थे, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीरत स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
और साथ मेरे साथ मौजूद थे मुफ्ती बहराम शाहिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।